नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबर की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इन स्वीकृत प्रस्ताव के विषय पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 70 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले झारखंड राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना से आच्छादित करने हेतु स्वीकृति दी गई है। झारखंड राज्य में व्यापार की सुगमता के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय झारखंड सरकार द्वारा तैयार किए गए मजदूर रिफॉर्म के अनुपालन हेतु कारखाना अधिनियम 1948 के केंद्रीय अधिनियम संख्या 63 में संशोधन हेतु कारखाना संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति दी गई है। झारखंड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों के शिविरों के द्वारा भोजन भत्ते में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। प्रस्ताव संख्या 2 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड सरकारी माध्यमिक आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 की स्वीकृति। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडेट्स के शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि का प्रस्ताव। वर्तमान भोजन भत्ता का दर है 150 रुपये प्रतिदिन और इसे बढ़ा करके 220 रुपये प्रतिदिन प्रति कैडेट निर्धारित किया गया। प्रस्ताव संख्या 4 कार्मिक विभाग से श्री कानू राम नाग झारखंड प्रशासनिक सेवा द्वितीय बैच के विरुद्ध अधिरोपित दंड सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन आगामी नियोजन के लिए निर्भरता नहीं होगी को यथावत रखने संबंधी प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 5 नगर विकास एवं आवास विभाग से मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना हेतु कुल 76 करोड़ 63,95,178 रुपए की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 6 नगर विकास एवं आवास विभाग से विश्व बैंक संपोषित झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट फॉर रेवेन्यू ऑगमेंटेशन अक्रॉस वेरियस यूएलबीज इन झारखंड योजना की लागत राशि 10 करोड़ 70,70,160 रुपए मात्र पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 7 है वाणिज्यकर विभाग से माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में 6 वादीगणों जो सेवानिवृत्त लिपिक हैं उनकी सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 70 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले झारखंड राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना से आच्छादित करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। और पोटका में सीबीएसई 10वीं में विद्या भारती इंग्लिश स्कूल की कुमारी प्रिया ने 96.4% एवं नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल के शिवम कुमार ने 94% एवं संजना राणा ने 90% मार्क लाकर क्षेत्र का मान बढ़ा है। वहीं शिवम कुमार ने कहा कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहता हूं। संजना राणा ने कहा कि मैं डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करना चाहती हूं। साथ ही कुमारी प्रिया ने कहा कि मैं शिक्षक बनकर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करूंगी ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जा सके। साथ ही तीनों ने अपने सफलता के लिए परिवारजनों एवं गुरुजनों को श्रेय दिया। वहीं इस दौरान पंचायत की मुखिया देवी कुमारी भूमिज द्वारा सभी टॉपर विद्यार्थियों से उनके विचारों को साझा करने हेतु उन्हें फूलों का गुलदस्ता एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पंचायत का नाम इन बच्चों ने रोशन किया है। एक कार्यक्रम के दौरान इन बच्चों को आगे की उज्जवल भविष्य की कामना करने हेतु पढ़ाई जारी रखने एवं हर संभव मदद का भरोसा दिया। मैं आगे चलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ और देश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और इसीलिए मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। सफलता का श्रेय अपने माता पिता और
शिक्षकों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की और आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। आगे जो है शिक्षिका बनकर हर तक शिक्षा जितना हो सके उतना शिक्षा जो है प्रदान करना चाहूँगी। इससे क्योंकि मेरा मानना है जो एजुकेशन होता है दैट इज़ इन द फर्स्ट प्लेस, और इसी तरीके से अगर सब लोग शिक्षित रहेंगे तो ये जो देश है वो सुधरेगा, यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं एक शिक्षक बनना चाहूँगी। मैं इन सभी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पंचायत में कार्यक्रम के तहत इन्हें मोटिवेट कर रही हूँ, और जिससे कि ये अपने घर परिवार, अपने गुरुजन, पंचायत, देश का नाम रोशन करे और समाज के लिए कुछ हट के काम कर सके। वहीं 18 मई को रांची स्थित जेएससीए स्टेडियम में 15 पदों पर होने वाले जेएससीए चुनाव को लेकर टीम एस के बेहरा ने मीडिया के सामने अपना चुनावी एजेंडा रखा। उन्होंने राज्य के क्रिकेट इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने की महत्वाकांक्षी रोड मैप। बेहरा ने कहा कि राज्य में प्रतिभा की कमी नहीं है बल्कि सिस्टम की कमी है। उनका संकल्प है कि एक ऐसा सिस्टम खड़ा करने का जो हर गांव के खिलाड़ी को खेलने, सीखने और चमकने का मौका दे। उन्होंने कहा कि वे इस चुनाव को पावर की नहीं पोटेंशियल की लड़ाई मानते हैं। उनकी यही सोच है कि वे केवल कुर्सी के लिए नहीं बल्कि झारखंड के हजारों युवाओं के सपनों के लिए मैदान में हैं। उनकी योजनाओं से झारखंड भारत को बेहतरीन क्रिकेटर्स देने के साथ साथ झारखंड प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग, आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आयोजनों के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे सकता है। गुड गवर्नेंस का साथ इसको चलाना, प्लस जो रिक्वायरमेंट है प्लेयर का, जो रिक्वायरमेंट है आपके लोगों का, मेंबर्स का, उसको फुलफिल करना पहला। दूसरा है कि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को और ऊपर उठाना। एक लीगेसी अमिताभ जी देखे गए हैं, जो स्टेडियम बना है, आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, नो डाउट दैट इज ए वर्ल्ड क्लास स्टेडियम। उसका जो अरेंजमेंट है, जितना चीज़ है, उस लीगेसी को सस्टेन करना है हम लोग को, पहला एजेंडा वो है। उसके बाद अभी का जो विचार आ रहा, सब मेंबर्स से जो इनपुट्स आ रहा, या कॉलेज से आ रहा, या फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आ रहा, या हमारे रिटायर्ड जो प्लेयर हो गए उनसे आ रहा, उसको लेके एक काम बनाएंगे कि इसमें गैप क्या है, लीगेसी जो चल रहा और हम लोग का आज का सोच में कितना गैप है, तो उस गैप को कैसे हम लोग पूरा करेंगे सिस्टमेटिक वजह से, उसके लिए काम करना। और सबसे बड़ा एजेंडा है कि गांव के आपके प्लेयर को ऊपर उठाने के लिए पूरा काम करना है हम लोग को। भारतीय सेना की वीरता और केंद्र सरकार के दृढ़ नेतृत्व में संपन्न ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता का जश्न गुरुवार को जमशेदपुर में पूरे उत्साह और गर्व के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा जमशेदपुर महानगर और पूर्वी सिंहभूम ग्रामीण के संयुक्त समर्थन से नागरिक मंच के बैनर तले एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ साक्षी से जुबली पार्क गोलचक्कर से हुआ, जो बसंत टॉकीज स्थित शहीद चौक तक पहुंची। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से माहौल गूंज उठा। पूरे मार्ग में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। इस गरिमा में यात्रा में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी विशेष रूप से शामिल हुए। इनके अतिरिक्त कई पूर्व सैनिक, बुद्धिजीवी, समाज सेवी और शहर के सम्मानित नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। सैकड़ों की संख्या में आम नागरिकों ने तिरंगा यात्रा में भाग लेकर सेना के पराक्रम और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के प्रति अपना समर्थन और गर्व प्रकट किया। यात्रा के दौरान हर हाथ में तिरंगा और हर चेहरे पर राष्ट्र प्रेम की चमक स्पष्ट दिखाई दी। जमशेदपुर का हृदय स्थल साक्षी में सारा जनता हजारों की संख्या में उमड़ पड़ा और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो हमारे देश के वीर सैनिकों ने अपनी सैन्य शक्ति का परिचय दिया, उसको सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह हमारे जवान अपने देश के लिए, अपने तिरंगा ध्वज के लिए
अपने निशान के लिए, अपने जन के लिए, भारत माता की भूमि की रक्षा के लिए जिस शौर्य और वीरता का परिचय देकर शत्रुओं के साथ साथ पाक समर्पित आतंकवादियों के छक्के उड़ाने का काम किया और ये बताने का काम किया आगे से ऐसा दुस्साहस मत करें। साथ ही साथ वार अभी रुका है लेकिन लड़ाई जारी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक भारत में आतंकवाद और उग्रवाद समाप्त नहीं होगा। जमशेदपुर की जनता ने, युवाओं ने देश के सैनिकों के सम्मान में, सेना के सम्मान में जिस तरीके से देश की सेना ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए 3 पॉइंट टारगेट ओरिएंटेड अटैक करते हुए सफाया करने का काम किया है, सेना को और सेना के सम्मान को और भारतीय नागरिकों के सीना को चौड़ा किया है कि ये धरती आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगी। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने भारत की सेनाओं का मनोबल बढ़ाते हुए आतंकवाद को ख़त्म करने का जो संकल्प लिया है उसका सम्मान करने के लिए आज जमशेदपुर के ऐसे नागरिकों का यह तिरंगा यात्रा जिसके माध्यम से देश की सॉलिडरिटी को, देश की एकता को, देश की शक्ति को, समग्रता को बनाए रखने का संकल्प है। इधर आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानदारों एवं व्यवसायियों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। नगर निगम द्वारा सभी दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस लेने के प्रति प्रेरित करते हुए अभियान चलाया जा रहा है। आदित्यपुर नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकान, होटल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, बीमा कंपनी के एजेंट से अपील की गई है कि वह जल्द से जल्द ट्रेड लाइसेंस लें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के सिटी मैनेजर देवाशीष प्रधान ने बताया कि आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय में 5 नए राजस्व निरीक्षक बहाल किए गए हैं, जो पहले आदित्यपुर निगम क्षेत्र में सर्वे कर दुकानदारों एवं व्यवसायी की सूची तैयार करेंगे, जिन्हें ट्रेड लाइसेंस के प्रति जागरूक किया जाएगा। अगले 7 दिनों तक यह अभियान चलेगा। वहीं ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले व्यवसायियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने बताया कि अब तक आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में कुल 4500 दुकान व व्यापारिक प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया गया था। हालांकि इसकी संख्या काफी अधिक है, लिहाजा नए सिरे से सर्वे किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि नगर निगम सभी ट्रेड लाइसेंस लेने वाले व्यापारियों को नगर निगम सुविधा प्रदान करेगी। वहीं ट्रेड लाइसेंस के साथ व्यापारियों को होल्डिंग टैक्स लेना भी अति अनिवार्य है। आज हम लोग ट्रेड लाइसेंस को लेके हमारे जितने राजस्व निरीक्षक लोग हैं उनके साथ हम लोग बैठक किए हैं माननीय प्रशासक सर के निर्देश पर। तो अभी हमारा ऐसा है कि ट्रेड लाइसेंस 4500 है यहाँ पे, लेकिन इससे ज़्यादा बहुत सारे ऐसे दुकान हैं जिनका ट्रेड लाइसेंस जो है बना नहीं है, तो उसी का हम लोग सर्वे कर रहे हैं। पूर्व में भी एक बार सर्वे किया गया था, लेकिन वो सर्वे इतना ऑथेंटिक नहीं था। अभी हमारे आरआई जो है वो खुद कर रहे हैं। तो प्रशासक सर का जैसा निर्देश है कि हम लोग जितने भी दुकान हैं, बैंक्वेट हॉल है, इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, इवन if अगर कोई LIC का एजेंट भी अगर प्रॉपर तरीक़ा से एक चैम्बर में काम करता है, उसका एक ऑफिस है, तो उसको ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। तो बहुत लोगों को जानकारी का अभाव है और कुछ लोग जो है करना नहीं चाहते हैं, तो ख़ास करके उन लोगों के पास हम लोग पहुंच रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि सारे लोग जो है, जो भी व्यापारी वर्ग है, वो ट्रेड लाइसेंस लेके अपना व्यापार करें। JSSCA चुनाव के लिए अजय शाहदेव की टीम ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अलग अलग पदों पर नामांकन दाखिल करने वाले लोगों के साथ अजय नाथ शाहदेव ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी टीम झारखंड में क्रिकेट के लिए बहुत कुछ करना चाहती है और उसके लिए संगठन के सदस्यों का साथ और आशीर्वाद जरूरी है। उन लोगों ने पर्चा दाखिल कर दिया है और उम्मीद यही है कि जीत उनकी होगी। है और इसके साथ क्रिकेट के साथ में क्रिकेट स्मूथली चले, इसके लिए जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि जो हमारे उम्मीदवार भी हैं उनमें क्रिकेटर्स भी हैं। पहली बार जो तुरंत क्रिकेट से रिटायर हुए हैं अभी हाल में ही, उनको इस बार मैनेजिंग कमेटी में ऑफिस बेयर्स के रूप में लाया गया है। इसके लिए जो सबसे एक बड़ी वजह है कि आप देखेंगे क्रिकेट पिछले हर 5-10 वर्षों में क्रिकेट काफी चेंज हुआ है
और क्रिकेट खिलाड़ियों से जब मैं बातें करता था, मैंने उपाध्यक्ष के रूप में पहले 2 बार काम किया है, जो क्रिकेट प्लेयर्स थे उनके बीच से कभी कभी बातें आती थी, कम्युनिकेशन गैप होता है। जब एक काफी सीनियर खिलाड़ी उनको अगर देख रहा होता है, उनको लगता है कि शायद ये कम्युनिकेशन गैप हमारे बीच में हो रहा है। अब मुझे लगता है कि क्रिकेट को बढ़ाने के लिए कि झारखंड राज्य भी जो हमारे ध्यान दी है, तो वो क्रिकेट को वापस कुछ करना चाहते हैं, अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है, अगर आप लोगों के सहयोग से, मेंबर्स के आशीर्वाद से इलेक्ट होके आते हैं, तो ये झारखंड क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहते हैं। और विश्व संवाद केंद्र की ओर से रांची में देवर्षि नारद जयंती से पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बिरसा हुंकार पत्रिका के नए स्वरूप का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबिकर, विकास भारती के सचिव और पद्मश्री अशोक भगत, संघ चालक देवव्रत पाहन और विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष राम अवतार नारसरिया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मौके पर बिरसा सेवा स्मृति न्यास के अध्यक्ष राजेंद्र मिश्र और विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष राम अवतार नारसरिया ने अब भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद सुनील अंबेडकर ने कहा कि देश की सुरक्षा और विश्व की शांति के लिए पत्रकार और मीडिया हाउस को तथ्यों पर आधारित सही सूचना देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार भ्रामक खबरें लोगों के सामने परोसी जाती हैं। उन्होंने कहा कि देवर्षि नारद से सीख लेते हुए सही खबरें सबके सामने लानी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने पहलगाम की घटना के बाद केंद्र सरकार और सेवा की ओर से उठाए गए कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद और उसके समर्थक देश पाकिस्तान को सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि वाकई में ये नया भारत है, जहां इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश का मनोबल बनाए रखना, किसी भी बात को कहने का ढंग हो सकता है, उस ढंग का सकारात्मक भाव उत्पन्न होना आज पत्रकारिता की आवश्यकता है। मैं आज 3 पत्रकार मित्रों का यहाँ अभिनंदन होना है, सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका भी स्वागत करता हूँ। और आज भौतिक तो हमारे मुख्य वक्ता हमारे आदरणीय लेकर भी कहा है। मैं इतना ही कहूँगा कि हम सब आज के परिदृश्य में सकारात्मक भावों को हौसला करें, सकारात्मक भावों को लें। कई बार आज जो सोशल मीडिया है, संजोग सौभाग्य से मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ, मैं ध्यान नहीं देता, उसमें उन्होंने एक कैरियर का ही नुकसान किया है। मौके पर पद्मश्री अशोक भगत ने कहा कि देवर्षि नारद ने तथ्य और सत्य पर आधारित सकारात्मक पत्रकारिता की शुरुआत की थी। आज भी सकारात्मक के साथ पत्रकारिता की आवश्यकता है। और ये प्रवृत्ति विशेषकर जब ऐसा महत्वपूर्ण घटना हो रही है जिसमें देश की सुरक्षा, दुनिया की शांति जिससे जुड़ी हुई है, उस समय इस तरीके की बातों को प्रस्तुत करना, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, ये एक बहुत ही गलत प्रवृत्ति है। और मुझे लगता है कि ऐसे समय लोग सत्य जानना चाहते हैं, सही में क्या हुआ जानना चाहते हैं, और निश्चित रूप से वो जानने का अधिकार भी है। और इसलिए जो मैं देवर्षि नारद जी का उल्लेख कर रहा था कि सत्य और तथ्य के परे वो समाचार नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके बारे में अपने अपने व्यूज हो सकते हैं कि भाई मुझे इसका अर्थ ऐसा लगता है, मुझे इसका अर्थ वैसा लगता है, या मेरे अध्ययन के अनुसार इसकी बात ऐसा परिणाम हो सकता है, वो संभावनाएं हैं। लेकिन जो समाचार है वो संभावना नहीं है, समाचार वो एक हार्ड ट्रूथ है, मतलब जो है जैसा है वैसा है। 16वें वित्त आयोग की टीम 28 मई को झारखंड आ रही है। इस संबंध में आयोग ने 4 मुख्य बिंदुओं पर झारखंड के अधिकारियों और सरकार के लोगों से बातचीत करने के लिए एजेंडा दिया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि उन विषय पर बात करने के लिए आज बैठक रखी गई थी। उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों से कहा है कि राज्य की प्राथमिकताओं जैसे जल, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभागों की प्राथमिकताओं को तय करते हुए वित्त आयोग के सामने अपनी बातों को रखने का प्रयास किया जाए। उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुदान की राशि किस तरह से खर्च हो रही है, केंद्रीय सहायता राशि किस तरह से खर्च हो रही है, तो इन सब विषयों पर वो जानकारी लेना चाहेंगे। उसके बाद राज्य के आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक विकास के प्रक्षेत्र में क्या काम हुआ है, इसकी भी जानकारी वो प्राप्त करेंगे। उन्होंने 4 बिंदुओं पर एक एजेंडा भेजा है जिस पर राज्य सरकार को तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो वित्त मंत्री होने के नाते आज मैंने एक बैठक की थी ताकि किन विषयों को प्राथमिकता के आधार पर हम 16वें वित्त आयोग की टीम के सामने अपनी बातों का प्रस्तुतिकरण करेंगे। मैंने कहा है सभी अधिकारियों को कि आप अपने अपने विभाग पर प्राथमिकता के आधार पर, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कृषि के प्रक्षेत्र में सिंचाई, जल संग्रहण, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य। हमने कहा कि वैसे सब वहीं आदित्यपुर समेत गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र की जर्जर सड़कें विकास में बाधक बन रही हैं। सड़कों के जर्जर होने से औद्योग धंधों के साथ आम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र से लेकर गम्हरिया तक सड़कें विगत कई सालों से जर्जर अवस्था में हैं। सड़कों के जर्जर होने के चलते औद्योग धंधे प्रभावित होते हैं। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र आने जाने वाले राहगीरों को भी रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात से पूर्व ही सड़कों पर जल जमाव रहता है, जिससे सड़कें तालाब में तब्दील हो रही हैं। इतना ही नहीं, औद्योगिक क्षेत्र की खराब सड़कें और गड्ढे सड़क दुर्घटनाओं को भी लगातार आमंत्रण दे रही हैं। औद्योगिक क्षेत्र में काम करने आने वाले मजदूर कामगार बताते हैं कि रोजाना गड्ढे नुमा सड़कों से आना जाना करना पड़ता है, जिससे गाड़ियां खराब होती हैं और अक्सर सड़क दुर्घटना भी हो जाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों को कभी सीवरेज, कभी पानी पाइपलाइन तो कभी गैस लाइन के नाम पर खोदा गया है, जिससे सड़क की गुणवत्ता समाप्त हो चुकी है। गम्हरिया समेत आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की जर्जर सड़कों के चलते हो रहे आम लोगों के परेशानी को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव अर्जुन यादव ने जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक समेत राजद कोटे से श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव को समस्या से अवगत कराया है। अर्जुन प्रसाद यादव ने बताया कि जियाडा औद्योगिक क्षेत्र से राजस्व लेती है, बावजूद इसके सड़क जर्जर है और स्ट्रीट लाइट खराब है। श्रम मंत्री से भी मामले को लेकर गुहार लगाई गई है। इन्होंने बताया कि जियाडा प्रशासन द्वारा सड़कों का टेंडर कर लिया गया है और काम जल्द शुरू भी होगा, लेकिन जब तक सड़क की मरम्मत नहीं होती तब तक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता रहेगा। तकलीफ तो है बहुत ज़्यादा ही, खासकर यहाँ जो आइडा क्षेत्र है उसको कम से कम अपना जो क्षेत्र उसको तो ध्यान में रखना चाहिए। रोड है लेकिन उसके बाद कभी उसके ऊपर गैस का लाइन जाता, कभी क्या बनता तो कभी क्या बनता, इस तरह से जो है प्लानिंग नहीं है यहाँ पे। आइडा का क्षेत्र है लेकिन कहाँ से पाइप जाएगा, कहाँ से नाली जाएगा, कहाँ से सड़क जाएगा, ये प्लानिंग एक ही बार में अगर हो जाएगा तो सबको, यहाँ के लोगों को भी और जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग उनको भी मतलब सुविधा रहेगा। जितना भी आने जाने वाले वर्कर्स, एम्प्लॉय है, कभी ना कभी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो ये वो तो देखना चाहिए, आइडा को देखना चाहिए। मैनेजिंग कमेटी है वो लोग, तो उस पर तो काम करना पड़ेगा। तो ये बोलेंगे कि इंडस्ट्री को मिल करके इस पर ये करना चाहिए और स्ट्रीट लाइट्स अगर हो जाए रास्ता भर में तो दुर्घटना से बचा जाए। बिल्कुल, ये हम लोग को नैतिक जवाबदेही बनती है कि सरकार में यह विभाग जो है राजद कोटे से मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी का, और हम लोग कम से कम 2-3 लेटर संजय जी को लिखे भी हैं कि भाई आइडा जब उद्यमियों से आप टैक्स लेते हैं तो आइडा के अंदर में जितना भी रोड है, आप कोई रोड में घुसिएगा लगेगा कि हम घाटी में घुस रहे हैं। इसलिए नैतिक जवाबदेही बनती है, क्योंकि हम लोग गम्हरिया में रहते हैं और करीब करीब हमेशा वो सब क्षेत्रों में हम लोग को जाने का मौका मिलता है, तो काफ़ी लोग परेशान हैं। इसलिए मैं मांग करता हूँ, मंत्री से तो मांग किया हूँ, आज डीडी साहब को भी बोले हैं कि भाई आप जब टैक्स लेते हैं तो रोड भी देना आपका जवाबदेही है। विगत गुरुवार को
राजधानी रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक के उपरांत झारखंड उत्पाद नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई। अब प्रदेश में खुदरा शराब की बिक्री निजी हाथों में होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक के उपरांत कैबिनेट सचिव ने इस बात की जानकारी दी। वहीं उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव ने बताया कि राज्य में थोक बिक्री की जिम्मेदारी झारखंड राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास होगा। वहीं खुदरा शराब की बिक्री निजी हाथों में रहेगी। वहीं उत्पाद सचिव ने जानकारी दी कि अभी 1453 दुकानें चल रही हैं। निजी हाथों में दुकान का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। एक व्यक्ति को सभी जिलों में अधिकतम 36 दुकान मिलने का प्रावधान है। वहीं झारखंड उत्पाद नियमावली 2025 की स्वीकृति मिलने के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री ने कहा कि लगभग 1 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य में छोटे उद्यमियों को शराब दुकान चलाने का अवसर मिलेगा। जो नई नियमावली गठित की गई है, इसके तहत जो बेसिक डिफरेंस रहेगा ऑपरेशन में वो है कि पहले JSBCL होलसेलर भी रहे हैं और रिटेल भी अपना चलाते थे। अब है कि होलसेल रहेगा, JSBCL के पास एक्सक्लूसिव राइट रहेगा, बट प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे रिटेल में। ये हमारा सबसे बेसिक डिफरेंस है। 1453 दुकान अभी आइडेंटिफाइड है जिस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और खोलेंगे। अधिक पैसे ले रही है, अब उस सभी विषयों पर विराम लग गया और अब पूरे राज्य के छोटे उद्योगपतियों को, छोटे उद्यमियों को, राज्य को अब शराब चलाने का अवसर मिलेगा, दुकानें चलाने का अवसर मिलेगा। ये ठीक है, आज से नई पॉलिसी आई है। अब आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अब डाउनलोड किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा, अब टेंडर प्रक्रिया में चला जाएगा और NIC को दिए हुए हम लोग सॉफ्टवेयर तैयार किया हुआ। अब निश्चित तौर जो प्रक्रिया में लगेगा मोटा मोटी मान के चलिए कि 1 महीना प्रक्रिया लगेगा। तब तक हमारा अभी जो टाइम एक्सटेंशन प्लेसमेंट एजेंसियों को दिए हैं वो 1 महीना बचा हुआ और उस समय 1 महीना की अवधि में हम सारे प्रक्रिया। राजस्व का कितना लक्ष्य रखा गया नई शराब नीति के तहत? देखिए, सरकार अभी 3000 करोड़ रुपया की राजस्व का लक्ष्य रखा है, लेकिन हम उसके ऊपर जाने की तैयारी करेंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।